Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इस क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक है वोकैब्युलरी एंड इन वोकैब्युलरी आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। तो आइए सिनोनिम्स में आज की एक्सरसाइज हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। The instruction is, in each of the following questions, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word। यानी जो कोई मीनिंग है, हमको गिवन वर्ड है, मीनिंग का कोई वर्ड दिया गया है, हमें उसका बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो उसके मीनिंग को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करता हो, उस वर्ड को हमको फाइंड आउट करना है यहाँ। तो सिनोनिम्स का मतलब ही होता है, सिनोनिम्स का भी मैं आपको यहाँ पर अर्थ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिन का मतलब होता है सिमिलर, लुक अलाइक और लुक सिमिलर। एंड निम का मतलब होता है वर्ड्स, वर्ड नॉट वर्ड्स, वर्ड। निम NYM का मतलब होता है निम एंड सिन का मतलब होता है सिमिलर। तो द वर्ड दैट लुक्स और इज सिमिलर इन मीनिंग, दैट वर्ड इज नोन एज सिनोनिम ऑफ ए वर्ड। एंड सिनोनिम्स मीन्स ऐसे बहुत सारे शब्द जो मतलब अलग अलग किसी न किसी शब्द से वो मैच करते हैं और उनके मीनिंग्स सिमिलर हैं, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स हम क्यों कहते हैं? सिन का मतलब होता है सिमिलर एंड निम का मतलब होता है वर्ड। तो ये दिस इज द रूट वर्ड यू कैन से। तो इस रूट वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिन का मतलब होता है सिमिलर एंड निम का मतलब होता है वर्ड एंड इसलिए ये सिनोनिम बनते हैं। तो आइए हम सिनोनिम की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ईगर। हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड है ईगर। तो ईगर का हमको सिनोनिम देखना है, हमको इन ईगर का सिनोनिम देखना है। तो ईगर का सिनोनिम हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ईगर के सिनोनिम के लिए वो हैं हमारे पास थोड़ा सा यस हमारे पास ईगर के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं हमारे पास क्लेवर एंड ए क्लेवर, नंबर बी इंथ्यूजियास्टिक एंड सी होता है क्यूरियस, मतलब सी है क्यूरियस एंड डी जो है दैट इज डिवोटेड। तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ईगर। मीन्स which meaning is very similar or which word in meaning is very similar to eager। तो eager इसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कई तरह से ये देखना चाहिए हमको। जैसे eager है तो he is eager, eager मतलब एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो हमको यहाँ एडजेक्टिव ही होना चाहिए, पहले तो ये है। तो यहाँ देखिए क्लेवर भी एडजेक्टिव है, क्यूरियस भी एडजेक्टिव है, इंथ्यूजियास्टिक भी एडजेक्टिव है और डिवोटेड भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है और कुछ और वर्ड होता तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में देख करके फाइंड आउट कर लेते। तो सभी वर्ड्स तो एडजेक्टिव ही हैं। तो फिर हमको पता होना चाहिए कि इनका फिर मीनिंग क्या है। अगर इस तरह एडजेक्टिव है और सपोज करें कि बाकी वर्ड्स नाउन होते तो हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मैच करके किसी तरह से कर सकते थे, लेकिन सारे वर्ड्स ही यहाँ एडजेक्टिव है। तो जब सभी वर्ड्स एडजेक्टिव है तो फिर हमें तब हमको यहाँ मीनिंग ही पता होना चाहिए, या फिर हमको जो है कोई रूट वर्ड हमको पता होना चाहिए कि रूट वर्ड क्या है। तो देखिए ईगर का तो कोई रूट वर्ड नहीं है मेरी जानकारी में, अभी होता होगा लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा इसका रूट वर्ड याद नहीं है। तो ईगर, लेकिन ईगर का मीनिंग मुझे याद है। ईगर का मीनिंग होता है कीन, और कीन होता है वो अब आगे मैं बात करूँगा तो बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। तो कीन का मतलब होता है द पर्सन हु वांट्स टू नो अबाउट समथिंग। ईगर मतलब
कीन होता है। ईगर का मतलब ही क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए पहले। तो ईगर का मतलब होता है पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द थिंग्स, दैट इज ईगर। या पर्सन हु इज़ वेरी कीन टू नो अबाउट थिंग्स, अ पर्सन who is very much means who is trying hard to find about the things, वो मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। तो क्या अब इसमें से देखिए जो इच्छा होती है दैट इज़ ईगर। तो यहाँ पर देखिए ईगर का अब हमारा मीनिंग तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि ईगर का मीनिंग ये है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सभी बच्चों को एक सलाह मैं ज़रूर दूंगा कि ये एक्सरसाइज तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। देखिए अगर एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, इस एक्सरसाइज को बेस्ट वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका और पैटर्न या वे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इसकी साउंड को ऑफ करिए और ऑफ करके इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड जब आप इसको सॉल्व कर लें और अपने आंसर्स आप मैच करने की कोशिश करिए, फिर आप उसके आंसर्स मतलब नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके फिर आप ऑडियो के साथ आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को प्ले करिए और फिर आंसर्स मैच करने की कोशिश करिए। और जो आंसर्स आपके मतलब मैच कर रहे हैं वो आंसर्स आपको वंडरफुल कॉन्फिडेंस देंगे आगे के लिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। एंड जो आंसर्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं उन आंसर्स पर आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी। तो 2 बार इस एक्सरसाइज को देखें, एक बार तो आप खुद ही देखें बिना ऑडियो को ऑफ करके डाउन करके फिर आप इसको प्ले करें एक्सरसाइज को और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और सभी एक्सरसाइजेस में ऐसा ही करने की कोशिश करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब बात करते हैं हम आगे एक्सरसाइज की। ईगर का मतलब होता है कीन और कीन का मतलब होता है वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट थिंग्स। तो इनमें से किसका मीनिंग इसमें से मिलता है, तो देखिए क्लेवर का तो मतलब होता है पर्सन हु इज़ वेरी A person who is very tricky is known as clever. A person who is very smart in doing things उसको हम क्लेवर कहते हैं। कोई पर्सन इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंटली थिंग्स को करता है तो उसको भी हम क्लेवर कहते हैं। परफेक्टली करता है किसी चीज़ को उसको भी हम क्लेवर कहते हैं। एक्सरसाइज बहुत लंबी हो जाएगी, 7 मिनट्स अभी हो गए हैं और अभी पहला भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं फास्ट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। एंड इंथ्यूजियास्टिक, इंथ्यूजियास्टिक का मतलब होता है जिसमें इंथ्यूजियाज़म हो और जो इंथ्यूजियाज़म को यूज़ करना चाहता हो, है ना, तो वो है इंथ्यूजियास्टिक। जिसमें भी IC लग जाता है, IC मतलब इस काम को करने वाला। अच्छा, तो बी तो मतलब इंथ्यूजियाज़म से रिलेटेड है। इंथ्यूजियाज़म का मतलब हिंदी में कहें तो उत्साह से संबंधित है। उत्साही, उत्साह दिखाने वाला। तो मेरे ख्याल से ईगर का अर्थ यह तो नहीं हो सकता। ईगर का मतलब क्या है, कीन मतलब उत्सुक होता है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला। जबकि इंथ्यूजियाज़म क्या है, इंथ्यूजियाज़म उत्साह है। जैसे दिवाली आ रही है तो मुझको उत्साह है, जन्माष्टमी है कल तो मुझको उत्साह है, जन्माष्टमी आ गई है और भगवान जी का दर्शन करेंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे तो हमको उत्साह है। उत्साह मीन्स देयर इज़ हैप्पीनेस इन माइंड। तो ये जो है ईगर मतलब कीन से इसका सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो फिर सी आता है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्यूरियस का भी मतलब होता है क्यूअर से क्यूरियस बना है। तो क्यूरियस मतलब क्या होता है, क्यूअर मतलब जो ठीक होता है, जो ठीक करना है, इलाज करना है, उसको हम क्यूअर कहते हैं। उसी से आगे क्यूरियस IOUS लगा करके क्यूरियस बना के जो ठीक करता हो, यानी कि अ पर्सन और नॉट पर्सन बट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट थिंग्स, मतलब चीज़ों को जानने की इच्छा, क्यूरियस। तो ही इज़ क्यूरियस मतलब वो इच्छुक है। स्टेट ऑफ बीइंग क्यूरियस मतलब नॉट स्टेट लेकिन क्यूरियस मतलब हैविंग अ डिज़ायर टू नो अबाउट थिंग्स,
मतलब चीज़ों को जानने की इच्छा। तो क्यूरियस का मतलब होता है चीज़ों के विषय में जानने की इच्छा, और ईगर का भी मतलब होता है क्यूरियस यानी कीन यानी ईगर। तो इसलिए ईगर का जो आंसर है दैट इज पॉइंट सी, एंड इसलिए ईगर का जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईगर का सिनोनिम क्यूरियस हो जाएगा। Now that's next sentence, not sentence, I'm sorry, next word is placid. तो what is the synonym of placid? Placid का मतलब देखिए placid, तो placid का मतलब क्या होता है, जैसे placid का मतलब हो जाएगा तो वैसे ही आपकी समझ में बात आ जाएगी कि बात क्या है। तो placid का मतलब होता है प्लेसिड हमको दिया गया और प्लेसिड के 4 ऑप्शन है। तो पहले एक बार ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्लियर का प्लेसिड एक मतलब इससे लास्ट के वर्ड से ये नहीं पता चल रहा है कि जैसे क्लेवर में पता चल रहा है या क्यूरियस IOUS आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, IC आ रहा है तो एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म आ रही है डिवोटेड तो एडजेक्टिव है। ऐसा प्लेसिड से नहीं पता चल रहा है, कोई इसका रेगुलर कोई एंडिंग नहीं है, तो इसलिए इसका ये तो नहीं पता चल रहा कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है। आप ऐसा ना समझो मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं सोच करके बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसको नहीं पता है कि मतलब ID जिसमें होता है लास्ट में, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं है कि जिसमें ID लास्ट में इस तरह से आता हो। तो प्लेसिड का हमको इस तरह से फिर मीनिंग ही पता होना चाहिए। तो प्लेसिड का मीनिंग होता है क्वाइट, काम। प्लेसिड का मतलब होता है क्वाइट और क्वाइट का मतलब होता है काम। तो चूंकि क्वाइट का मतलब काम होता है तो फिर प्लेसिड में बी ऑप्शन सीधा हमारे सामने है जो काम लिखा हुआ है। तो वैसे तो दूसरे मीनिंग्स पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर का मतलब क्या होता है, क्लियर का मतलब क्लीन भी होता है, मेक द वे होता है, एंड टू मेक समथिंग क्लीन भी होता है, टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम द वे उसको भी क्लियर कहते हैं, पे करना को भी क्लियर कहते हैं। किसी का डेट हमने पे कर दिया दैट इज क्लियर, आई हैव क्लियर योर डेट, क्लियर योर अकाउंट। तो इस तरह से क्लियर का मीनिंग होता है। इंजॉयबल, द स्टेट ऑफ बीइंग एंजॉय, दैट इज इंजॉयबल होता है। तो वो प्लेसिड से यानी काम और शांति से कोई भी मैच नहीं करता है। डल का मतलब होता है दैट स्टार्ट्स फेडिंग इट्स कलर, दैट स्टार्ट्स फेडिंग इट्स पावर, समथिंग दैट स्टार्ट्स फेडिंग इट्स और रिड्यूसिंग इट्स पावर, रिड्यूसिंग इट्स मनी, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी, तो दैट बिकम्स डल। तो वो भी प्लेसिड नहीं है, तो सीधा सा है। प्लेसिड का मतलब काम क्वाइट होता है और यहाँ ऑप्शन बी में काम क्वाइट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेसिड का ऑप्शन काम हो जाएगा, मतलब सिनोनिम काम हो जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। Now third word is commemorate। commemorate वर्ड है और इसके 4 ऑप्शंस है हमारे पास। वन इज boast A एंड सेकंड वन B इज remember एंड manipulate C is manipulate एंड D is harmonize। तो हमको कमेमोरेट करना है। यहाँ देखिए एक तो ये है कि ATE आया है इसके लास्ट में, अगर ATE आया है तो इसका मतलब है कि ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब्स के ही लास्ट में ज़्यादातर ATE आता है। हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स के लास्ट में भी कभी कभी ATE आ जाता है, बट यूजुअली ATE वर्ब्स के लास्ट में ही आया करता है। तो इसलिए ये ATE क्या है, ये वर्ब है पहली चीज़। अब बात करते हैं कि वर्ब है तो दूसरा बोस्ट क्या है, वो भी वर्ब है। मैनिपुलेट, इसमें ये मैनिपुलेट क्या है, इसमें भी ATE आ रहा है, ये भी वर्ब है। रिमेंबर भी वर्ब है और हार्मोनाइज भी वर्ब है। तो जब हार्मोनाइज भी वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब है, तो एक ट्रिक होती है कि अगर दिया गया शब्द वर्ब है और बाकी में कोई अदर वर्ड्स भी दिए गए हैं, नाउन है, नाउन मिक्स्ड है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स इस तरह से मिल करके है, तो उसमें से वर्ब को आप पहचान लीजिए तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वह टिक यहाँ पर काम करती हुई नहीं लगती है।
तो इसलिए चूंकि सभी वर्ड्स वर्ब हैं तो अब हमको कमेमोरेट का मीनिंग पता होना चाहिए कि कमेमोरेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कमेमोरेट का मतलब क्या होता है? कमेमोरेट का मतलब होता है क्या होता है कमेमोरेट का मतलब? तो अगर कमेमोरेट का मतलब हमको पता होना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तब फिर मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ATE अगर कहीं भी लग जाता है तो वो वर्ब होती है, यानी उसका मतलब एक्शन होता है और उसका इसके अलावा उसका कोई अपना खास अर्थ नहीं होता। अब दूसरी बात है कि अब इसमें इस तरह से अब दो वर्ड हो गए हैं। एक तो हो गया MEMOR, मेमर कमेमोरेट में MEMOR एक तो वर्ड हो गया। दूसरा शुरू में हो गया COM कॉम, COM एक वर्ड हो गया है एंड MEMOR दूसरा वर्ड हो गया है। तो कॉम और MER, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बहुत जल्दी हो जाएगा कि MEMOR जहाँ भी मेमर वर्ड आ जाएगा, मेमर, वेयर एवर दिस वर्ड मेमर कम्स देन दैट वर्ड, तो उसका अर्थ मतलब मेमोरी से जरूर होगा। जहाँ कहीं भी मेमर वर्ड आ जाएगा, मेमर से ही मेमोरी वर्ड बना हुआ है, इन योर मेमोरी, तो किससे बना हुआ है? मेमर से ही मेमोरी वर्ड बना हुआ है, इन द मेमोरी ऑफ फला फला। तो ये जो जहाँ भी मेमर वर्ड आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उसका अर्थ मतलब कोई भी वर्ड होगा उसका कुछ भी अर्थ हो सकता है, लेकिन उस अर्थ का रिलेशन, उस अर्थ का अर्थ कहीं ना कहीं मेमोरी वर्ड उससे रिलेटेड जरूर होगा। कहने का मतलब यह है मेरा। तो इसलिए मेमर इसमें आया है तो यह मेमोरी से रिलेटेड जरूर इसमें। दूसरा है इसमें कॉम आ गया है, तो जो शुरू में कॉम आया है तो इस कॉम का मतलब होता है टुगेदर विद। जैसे कंप्यूटर में भी आया है तो कम एंड प्यूट, वो दो तरह से इस तरह से वर्ड बना है, तो वहाँ भी क्या है? पुट फैक्ट्स टुगेदर, मतलब उसमें भी यही लगभग मीनिंग होता है। तो कम का मतलब होता है टुगेदर या टुगेदर विद। तो मेमर मतलब मेमोराइज समथिंग एंड ब्रिंग बैक टू मेमोरी, दैट इज मेमर, यानी तो इसलिए अब यहाँ देखिए कि मेमोरी से संबंधित इनमें कौन सा वर्ड है ये देखने की आवश्यकता है हमको। तो बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है सेखी मारना। मनिपुलेट का मतलब होता है किसी पर कंट्रोल करना, है ना, एक छत्र अपना कंट्रोल करना। एंड हार्मोनाइज का मतलब होता है मिलजुल करके रहना, है ना, मतलब हार्मनी बनाना। हार्मनी से हार्मोनाइज वर्ड आया है, तो हार्मनी बनाना। ठीक है, तो अब क्या बचता है? रिमेंबर। रिमेंबर किससे रिलेटेड है? रिमेंबर मेमोरी से रिलेटेड है। यहाँ भी क्या आया है? मेंबर आया है। री और मैम वर्ड यहाँ भी आया है, हालांकि मेंबर नहीं है लेकिन मैम आया है और मेंबर आया है। तो ये भी वर्ड किससे? रिमेंबर। रिमेंबर है वर्ड किससे? ब्रिंग समबडी और समथिंग बैक टू द माइंड, उसी को तो हम रिमेंबर कहते हैं। रिकॉल समबडी समथिंग इन माइंड, उसी को तो हम रिमेंबर कहते हैं। तो यानी कि मेमोरी से ही रिलेटेड है। तो कमेमोरेट का मतलब इस तरह से क्या हुआ? कमेमोरेट का जो सिनोनिम होता है दैट इज रिमेंबर। हमको और फास्ट करने की आवश्यकता है। मैं लगता है बहुत स्लो हूँ अब, चूँकि मुझे कहीं भी ये लग रहा है कि किसी भी तरह से आपको कहीं भी ये ना हो कि आप को बिना समझाए मैं छोड़ दूं, इसलिए इस डर के मारे में इसको पूरा समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन 18 मिनट्स हो गए हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लीजिए। वीडियो लंबा होने की आशंका हो रही है मुझे। ठीक है, तो कमेमोरेट का मतलब हो जाएगा यहाँ रिमेंबर से मतलब हो जाएगा। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डीईफाई। यहाँ डीईफाई नेक्स्ट वर्ड है हमारा। तो डीईफाई का मतलब वास्तव में क्या होता है, अब ये देखने की आवश्यकता है। डीईफाई क्या है? इसके चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज फेस। फेस एवरीबडी नो, द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज फेस। और बी इसका ऑप्शन है वर्शिप। एंड सी का मतलब है फ्लैटर एंड डी का मतलब है चैलेंज।
तो मुझे लगता है चारों ही ऑप्शंस बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर DE5 जो वर्ड है वो थोड़ा सा अनईजी है। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि DE5 का मतलब क्या है। तो DE5 जो वर्ड है वो डीएस वर्ड से बना हुआ है। DEIFY जो वर्ड है वो DEUS, मतलब अब ये तो मैंने जानने या याद रखने की कोशिश की है कि ये लैटिन का है, ग्रीक का है, किस भाषा का है। ये जानबूझ करके मैंने जानने की या याद रखने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये जो वर्ड आया है वो ऐसे ही लैटिन या ग्रीक किसी वर्ड से आया है, और ये जो इसका अर्थ है दैट इज DEUS है। तो उससे ये वर्ड आया है और जिसका मीनिंग होता है गॉड। तो DEUS का जब मीनिंग होता है गॉड, तो आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि यूनिट है ना। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब आप जानते हैं, एंड यूनाइट है ना, और वो भी यूनाइट से ही यूनिट कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इसी तरह से फिर कहते हैं यूनिफाई। तो यूनिफाई, यूनिट, यूनाइटेड, ये सभी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो यूनिफाई का मतलब क्या होता है? यून का मतलब क्या होता है और यूनिफाई का मतलब तब क्या होता है? यूनिफाई का मतलब होता है मेक समथिंग वन। मतलब जहाँ भी फाई लग जाता है, जैसे ग्लोरीफाई है ना, तो जहाँ फाई लग जाता है, फाई का मतलब हो जाता है टू मेक दैट थिंग, जिसके साथ ये फाई लगा है उसको करना। जैसे मैग्नीफाई, मैग्न का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लार्ज, और टू मेक एन इमेज लार्ज, और टू मेक एन इमेज अपीयर लार्ज, किसी इमेज को बड़ा करके दिखाना, बड़ा करना, दैट इज मैग्न। और मैग्न के साथ लगा दिया मैग्नीफाई, तो उसको बड़ा करना यानी वर्ब बन जाती है। तो इसी तरह से DEFY मतलब मेक और बिकम लाइक गॉड हो जाता है। चूँकि फाई लग गया साथ में, तो फाई का मतलब मेक और बिकम गॉड हो जाता है। तो इसलिए DEFY का मतलब क्या हो गया? DEFY का मतलब गॉड से रिलेटेड हो गया, बिकम लाइक गॉड और डू द वर्क लाइक गॉड, ये हो गया। तो इसलिए DEFY का मतलब यानी कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड हो गया, और गॉड से रिलेटेड हो गया तो मतलब गॉड। तो गॉड से रिलेटेड इसमें क्या वर्ड है? गॉड से रिलेटेड इसमें वर्ड है वर्शिप। तो इसलिए DEFY का मतलब क्या हो गया? DEFY का जो सिनोनिम है वो हो गया हमारा वर्शिप। इस तरह से हमारा DEFY का सिनोनिम क्या हो जाएगा? DEFY का सिनोनिम हो जाएगा वर्शिप। तो इसलिए DEFY का सिनोनिम वर्शिप हमारा हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थोड़ा सा ये अमीनिटीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमीनिटीज। तो अमीनिटीज का मतलब क्या होता है? अमीनिटीज का मतलब होता है चलो अभी एक मिनट पहले हम अमीनिटीज का मतलब होता है, पहले हम मतलब बाद में करें, पहले अमीनिटीज क्या है इस पर हम पहले बात करें। तो अमीनिटीज का मतलब है, ये देखिए IES इसके साथ में लगा हुआ है, तो ये तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं नाउन हो रहा है। IES लगा हुआ है तो इसका मतलब नाउन है। अब देखिए कि सबके लास्ट में ही IES लगा हुआ है। ऑप्शन A, ऑप्शन C के साथ में IES लगा हुआ है, एंड ऑप्शन B के साथ में ES लगा हुआ है, ऑप्शन D में भी IES लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सब के सब नाउन है, यानी कि किसी में भी जो एक ट्रिक है वो ट्रिक इसमें यहाँ कहीं भी नहीं चलती है। तब हमको देखना चाहिए कि अमीनिटीज का मीनिंग क्या होता है। तो अमीनिटीज होता क्या है? अमीनिटीज एक्चुअली वो सभी मतलब चीज़ें होती हैं जिनसे हमको खुशी मिलती है। तो इसलिए अमीनिटीज का जो मीनिंग होता है
वो होता है प्लेजर। अमीनिटीज मतलब प्लेजर। एक्चुअली अमीनिटीज जो है वो जो घर की सुख सुविधाएं होती हैं और जो घर में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन फैसिलिटीज से ये रिलेटेड वर्ड होता है अमीनिटीज़। यानी आपको कितनी सुविधाएं हैं घर में, वो सब आपकी अमीनिटीज़ हैं, अमीनिटीज़। तो इसलिए अब अमीनिटीज से जो संबंधित यहाँ वर्ड है वो वर्ड क्या है, पेजेंट्रीज। पेजेंट्रीज तो यहाँ नहीं हो सकता। पेजेंट्रीज किससे रिलेटेड है, ये पेजेंट्रीज फार्मर्स से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स से रिलेटेड है, तो इसलिए फैसिलिटीज और सिर्फ घर में नहीं होती है। मतलब वो फैसिलिटीज़ और अमीनिटीज़ में कंफर्ट होता है, फैसिलिटीज़ में वो कंफर्ट नहीं होता। फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है, तो इसलिए अमीनिटीज़ का सिनोनिम, हालांकि ए से बी पर मुझे जाना चाहिए था, लेकिन वो चूँकि आदत थोड़ा सा ठीक उसके डाउन में पढ़ने की है, तो इसलिए मैं सी पर आ गया। अभी तक आपने देखा होगा मैं ए के बाद सी ही पढ़ रहा हूँ, तो उसी आदत के कारण मैंने पढ़ लिया। अगले उसमें मैं सुधारता हूँ इसको। तो फैसिलिटीज़ भी इसके साथ नहीं हो सकता। इसके बाद है प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस जो मीनिंग होता है वो किससे होता है, प्रिविलेजेस भी क्या होते हैं, प्रिविलेजेस भी हमारे वही अधिकार होते हैं, स्पेशल स्टेटस होता है जो हमको सुख सुविधा देता है। तो इसलिए अमीनिटीज़ का सही जो सिनोनिम है यहाँ पर वो प्रिविलेज हो जाता है। तो अमीनिटीज़ का जो सही सिनोनिम है वह क्या है, वह है प्रिविलेजेस। अब हम 6th पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक हमने 26 मिनट्स हो गए हैं, तो हम 6th वर्ड पर जा रहे हैं। एंड 6th वर्ड का मतलब है मीन्स वर्ड है डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन है हमारे पास इनजस्टिस, दूसरा ऑप्शन है बी अनलाइकनेस, एंड तीसरा सी ऑप्शन है पार्शलिटी, एंड 4th डी ऑप्शन है डिस्टोर्शन। तो इसका हमें देखना चाहिए कि ये डिस्पैरिटी वर्ड क्या है। हाँ, तो जहाँ भी नेगेटिविटी जहाँ भी टी वाई आता है लास्ट में, तो वो यूजुअली वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूजुअली नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी क्या है, नाउन है। तो इसी तरह से डिस्पैरिटी यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसके बाद इनजस्टिस, तो इनजस्टिस क्या हो गया, इनजस्टिस भी नाउन हो गया। एंड अनलाइकनेस क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। पार्शियलिटी क्या हो गया, या भी ITY आ रहा है तो ये भी नाउन हो गया। एंड डिस्टोर्शन, ये इसमें ION आ रहा है तो ION वाला भी नाउन हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऐसे ये आप अपनी जानकारी में ये ध्यान रख सकते हैं कि जिनके लास्ट में ICE, ITY, NESS, ION अगर लास्ट में आ रहे हैं किसी वर्ड के, तो वो सभी क्या है, वो सभी नाउन ही होते हैं। तो डिस्पैरिटी इस तरह से तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे मीनिंग। तो अब हम चलते हैं इसके किसकी तरफ चलते हैं, अब हम चलते हैं इसके मीनिंग्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ डिस्पैरिटी का मीनिंग हमको सबसे पहले समझना होगा। डिस्पैरिटी का मीनिंग हमको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डिस जो पैरिटी है वह 2 शब्दों से मिल करके बना है, एक तो डिस है और एक पैरिटी है। तो पैरिटी का मतलब होता है मैचिंग, इक्वल, एंड डिस का मतलब होता है अपार्ट या नॉट या नॉन, ऐसे भी कह सकते हैं। डिस का मतलब जैसे हम कहते हैं क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। हाँ, तो डिसक्वालिफाइड का मतलब क्या है, क्वालिफाइड का मतलब क्या है, अलाउड टू टेक एडमिशन, एंड डिसक्वालिफाइड मीन्स डिस मतलब नॉट अलाउड, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो अलाउ, डिसअलाउ, अलाउ मीन्स गिवन परमिशन, डिसअलाउ मीन्स नॉट गिवन परमिशन। तो डिस का मतलब होता है नॉट। तो इस तरह से डिस का मतलब तो हो गया नॉट, नॉन, अपार्ट, अपार्ट हो गया, नॉट हो गया, तो डिफरेंट हो गया।
एंड पैरिटी का मतलब होता है पेयर से पैरिटी बना है, तो कहीं ना कहीं पेयर और पैरिटी इसका मतलब होता है मैचिंग, इक्वल, ये इसका मतलब होता है। तो इस तरह से डिस्पैरिटी का जो मतलब हो गया वह क्या हो गया, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया समथिंग दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट मैचिंग। तो समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग, दैट इज द डिस्पैरिटी। तो यहाँ अनमैचिंग की चीज़ किस में है, यहाँ अनमैचिंग का जो रिलेशन है विच इज नॉट इक्वल, दैट इज अनलाइकनेस। ठीक है, अनलाइकनेस, अनलाइकनेस क्या दिखाती है, अनलाइकनेस डिफरेंस दिखाती है। अदरवाइज डिस्टोर्शन, इनजस्टिस एंड पार्शलिटी हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो डिस्पैरिटी मीन्स समथिंग विच इज नॉट likeness. Likeness means I have the same choice as you have, that is likeness. and अन लगा दिया तो अन का मतलब क्या हो गया, अन का मतलब हो गया नॉट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिस का मतलब नॉट होता है, इनजस्टिस में इन लगा हुआ है, इस इन का भी मतलब नॉट होता है। एंड अनलाइकनेस में अन लगा हुआ है, इस अन का भी मतलब नॉट होता है। एंड डिस्टोर्शन में टोर्शन से पहले डिस लगा हुआ है, इसका भी मतलब नॉट होता है। तो सिक्स्थ वर्ड में या सिक्स्थ क्वेश्चन में डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम है दैट इज अनलाइकनेस। दिस इज माय सबमिशन। सेवंथ क्वेश्चन इज, और सेवंथ वर्ड इज बार्बेरियन। तो ये जो बार्बेरियन वर्ड है ना, इसका बार्बेरियन, इसका हमको सिनोनिम फाइंड आउट करना है कि इसका सिनोनिम क्या है। तो सबसे पहले तो बार्बेरियन के हम इनके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आपका ये बार्बेरियन सेवंथ वर्ड है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। एंड इसका एक ऑप्शन है एरोगेंट, ए, बी ऑप्शन है इम्पोलाइट, एंड सी ऑप्शन है अनसिविलाइज्ड, एंड डी ऑप्शन है अनकाइंड। तो इसलिए बार्बेरियन, अब हमको ये पता होना चाहिए एरोगेंट का क्या मतलब है, इम्पोलाइट का क्या मतलब है, अनकाइंड का क्या मतलब है, अनसिविलाइज्ड का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्बेरियन। तो बार्बेरियन का क्या मतलब है, अगर आपको ये करना आ रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे करना नहीं आ रहा है तो मुझे जो है देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है द वन हु इज़ वेरी प्राउडी। जो कोई व्यक्ति समझता है कि नहीं मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे किसी से पोलाइट होने की क्या आवश्यकता है, विच हु इज़ नॉट पोलाइट, दैट इज़ एरोगेंट। एंड इसी तरह से इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब क्या है, इम्पोलाइट का मतलब है नॉट पोलाइट, दैट इज़। तो एरोगेंट और इम्पोलाइट कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ठीक है। एंड अनसिविलाइज्ड, विच वन हु इज नॉट सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब वन हु डज नॉट डू द सिविल बिहेवियर, मीन्स हु डज नॉट डू वेल इन द सोसाइटी, तो वो क्या है, वो अनसिविलाइज्ड है। एंड अनकाइंड, जिसमें कोई काइंड नहीं है, हु इज नॉट काइंड, अन मतलब नॉट, नॉट काइंड को अनकाइंड हम कहते हैं। अब फिर बात आती है बार्बेरियन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्बेरियन। बार्बेरियन में देखिए एन लगा हुआ है, तो एन लास्ट में जब आता है, या IAN किसी के लास्ट में आता है, तो वो मतलब होता है कि अ पर्सन हु डज दैट थिंग। तो बार्बेरियन, तो बार्बेरियन का भी मतलब इस तरह से क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि बार्बेरियन आया कहाँ से है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बाब, बाब मीन्स होता है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाब। बाब मीन्स होता है कांटा, कांटा, जैसे बबूल का कांटा है ना, तो उसको हम कहते हैं बाब, मतलब बहुत नुकीला चुभने वाला कांटा, तो उसको हम बाब कहते हैं, ठीक है। तो उस बाब से आई थिंक ये बार्बेरियन डेवलप हुआ है, क्योंकि अब इसका हम दूसरा अर्थ लें, जैसे बाब एंड बार्बेरियन, तो बार्बेरियन और हम कहें तो ये डेवलप हुआ है बाबरिक शब्द से। बाब से ही ये आगे बढ़ कर के अगला शब्द बना है बार्बेरियन, और उससे अगला शब्द बना है बाबरिक। तो बाबरिक का मतलब क्या है, बाबरिक का मतलब होता है क्रूअल,
और उसी क्रूअल से आगे बारबेरियन वर्ड बना है। तो बारबेरियन का भी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसके लास्ट में IAN लगा हुआ है, तो IAN का मतलब क्या है, अ पर्सन हु डज समथिंग, डज दिस, मतलब जो इस काम को, बाब वाले काम को जो करता है वही पर्सन। तो बाब वाला काम क्या है, कांटा, तो कांटा क्या है, जैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि वाटर इज नाउन, लेकिन ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहाँ ही इज वाटरिंग द प्लांट्स में वाटरिंग का मतलब क्या हो गया, वाटर मीन्स तो पानी है, लेकिन वाटरिंग मतलब पानी देना, पानी लगाना, पानी सप्लाई करना, ये मीनिंग भी हो जाता है वाटर से, टू वाटर या वाटरिंग का या वाटर का। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ बाब, तो बारबेरियन, तो जब बारबेरियन नाउन बन गया तो IAN मतलब अ पर्सन हु डज दिस, तो डज दिस व्हाट, डज बाब, यानी बाब मतलब चूह, जो कांटे की तरह चुभता है। तो इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु कमिट्स सच एक्ट्स, यानी कि जो इस तरह के घिनौने काम, कैसे, क्रूअल वाले, बाबरिक इसी वर्ड से बना हुआ है, तो बाबरिक मतलब क्रूअल, जो बहुत क्रूअल काम करता है, बहुत दुष्टता का काम करता है, वो बाबरिक होता है। ठीक है, तो इसलिए बारबेरियन का मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति इस तरह से क्रूरता के काम को करता है। तो जो क्रूरता का काम करता है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचता, तो इसलिए वो क्या, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वैसे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम उसको अनकाइंड कहते हैं, लेकिन वो अनकाइंड से भी आगे जाकर के क्रूरता होती है। हाँ, काइंड और अनकाइंड में तो ये है कि आपको प्यास लगी है, मैंने आपको पानी पिलाया, तो आई एम काइंड। एंड प्यास लगी है लेकिन फिर भी पानी नहीं पिलाया, मेरे पास पानी है एंड फिर भी मैंने आपको पानी नहीं पिलाया, देन आई एम अनकाइंड। लेकिन उससे मैं क्रूरता दिखा रहा हूँ, आपको प्यास लगी, आपने पानी मांगा और मैं आपको लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ और कांटे की तरह आपके जीवन में चुभ रहा हूँ, आपकी परेशानी तो दूर कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर तो यह क्रूरता की हद पार हो जाती है। यानी जो सिविल सोसाइटी होती है उस सिविल सोसाइटी की भी हद पार हो जाती है। इसलिए यहाँ सिविल का ऑपोजिट क्या हुआ, सिविल की हद पार हो गई तो वो अनसिविल हो गया, तो अनसिविल यहाँ क्या हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया। इसलिए बारबेरियन का जो यहाँ सिनोनिम होगा वह क्या होगा, दैट विल बी अनसिविलाइज्ड। अब हमारा एट्थ पॉइंट है। एट्थ पॉइंट पर देखिए, अनलॉफुल, स्लगिश पर मैं सीधा जाता हूँ। लीथल है वर्ड, लीथल। तो जो लीथल है वो कहाँ से आया है, लीथल का मतलब होता है, लीथल जो वर्ड है वो एक कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट मतलब केमिकल कंपोनेंट का नाम या एक किसी केमिकल का नाम जो है लीथल होता है। और ये लीथल केमिकल का नाम होता है या फिर ये लिथियम से लीथल आया है। तो लिथियम का मतलब होता है डेथ। लिथियम से, लीथम या लेथम से आया है। तो लेथम का मतलब होता है LETHUM, लेथम से आया है। तो लेथम का मतलब होता है डेथ और लेथल का भी मतलब होता है वो डेथ से रिलेटेड, यानी वो एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कि डेथ पक्की है। तो सीधा सा मतलब है कि ये डेथ से रिलेटेड है। और डेथ से रिलेटेड जो वर्ड है वो इसमें कहाँ है, अनलॉफुल, डेडली, सीधा डेथ से रिलेटेड है, तो इसलिए डेडली ही क्या हो जाएगा, यानी सो इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, डेडली है। तो इसलिए डेथ से रिलेटेड वर्ड यहाँ डेडली ही है। तो इसलिए एट लीथल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डेडली। एंड स्लगिश और स्मूथ इन सब ये जो है नहीं होगा, क्योंकि स्लगिश का मतलब क्या है, स्लगिश का मतलब होता है इनएक्टिव, नॉट एक्टिव। अनलॉफुल का मतलब नॉट लॉफुल। स्मूथ मतलब जिस पर कोई चीज़ आराम से चल सके, दैट इज स्मूथ। मीन्स दैट डज नॉट स्टॉप द वे ऑफ समथिंग, दैट इज स्मूथ। विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, दैट इज स्मूथ। तो इसलिए यहाँ जो लीथल वर्ड है, लीथल वर्ड का जो सही सिनोनिम है दैट इज डेडली। Well, next word is serene, means ninth word is serene। तो serene क्या है, what is serene? serene के भी हमारे पास
ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन है। वन इज सलेम एंड बी इज मीक एंड सी इज डेलिकेट एंड डी इज काम। तो हमें देखना होगा कि मतलब इसका सीरीन का मीनिंग क्या है। तो डेलिकेट का मीनिंग क्या है, मीक का मतलब क्या है, सलेम का मतलब तो टू सम एक्सटेंट क्रिटिसाइज करना होता है। डेलिकेट का मतलब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, एंड डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट है। मीक का मतलब क्या है, मीक का मतलब सॉफ्ट या पोलाइट से होता है, ठीक है। तो अब सीरीन का मतलब क्या हुआ, सीरीन का, और डी काम मतलब साइलेंट क्वाइट ये होता है काम का मतलब। तो सीरीन का मतलब क्या हुआ, सीरीन का मतलब हुआ, सीरीन का भी मतलब होता है काम और पीसफुल। सीरीन का मतलब काम और पीसफुल। तो सीधी सी बात है कि सीरीन का मतलब काम होता है, एंड डी का जो ऑप्शन है वो भी क्या है, काम। तो इसलिए 9 सीरीन का जो सिनोनिम होगा दैट विल बी काम। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूसम। तो ग्रूसम के भी हमारे पास वी हैव 4 ऑप्शंस। वन इज हेटफुल, ए इज हेटफुल, बी इज पेनफुल एंड सी इज ट्रेजिक एंड डी इज फ्राइटफुल। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ग्रूसम का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रूसम का मीनिंग होता है मतलब हेटफुल, और इन सब के भी देखने पड़ेंगे। तो हेटफुल का लगभग मैं समझता हूँ कि सभी समझ रहे हैं, फुल ऑफ हेट दैट इज हेटफुल। एंड ट्रेजिक का मतलब है बिलोंगिंग एंड शोइंग ट्रेजेडी और ब्रिंगिंग ट्रेजेडी दैट इज ट्रेजिक। एंड पेनफुल का मतलब है फुल ऑफ पेन और फिल्ड विद पेन। तो पेनफुल का मतलब वो फुल ऑफ पेन हो गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब भी कहीं ना कहीं मतलब डराना या डरना, फुल ऑफ फियर है ना, थर थर कांपना, भयभीत होना। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ फ्राइटफुल, फुल ऑफ फ्राइट। तो ये जो अब क्या हम समझ पाते हैं कि ग्रूसम का मीनिंग क्या है। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमको ग्रूसम का मीनिंग पता होना चाहिए कि ग्रूसम का मीनिंग क्या है। तो ग्रूसम जो है वो दैट इज ऑल्सो ग्रू प्लस सम, 2 वर्ड्स से मिलकर के ये भी बना है, ग्रू प्लस सम। और ग्रू का मतलब होता है GRUE, ग्रू का मतलब होता है शडर मतलब कांपना। एंड सम का मतलब क्या होता है, जहां भी सम लगता है उसका मतलब होता है फुल ऑफ दैट। तो अगर ग्रूसम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि फुल ऑफ ग्रू। एंड ग्रू क्या है, कांपना या कपाहट, ऐसे भी शडर या शडरिंग भी आप कह सकते हैं वहां। तो शडर का मतलब क्या है, कांपना। तो फुल ऑफ कांपना, तो फुल ऑफ कांपना मतलब समथिंग दैट मेक्स यू फ्राइट, यानी कि आपको कपा दे। तो डी का मीनिंग क्या है, कपाना, और फुल ऑफ कपाहट ही है, यानी फुल ऑफ फियर है। एंड ग्रूसम का भी मतलब फुल ऑफ फियर है, ग्रू से स्टार्ट इसका मीनिंग हो रहा है। तो ग्रू का भी मतलब, ग्रूसम का भी मतलब फ्राइटफुल होता है। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया कि ग्रू का मतलब शडर से, शडर मतलब कांपना, ग्रूसम मतलब फुल ऑफ शडर हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया। 11th वर्ड इज सिक्योर। सिक्योर का भी मतलब क्या होता है, सिक्योर का मतलब होता है सेफ, टोटल कंप्लीटली सेफ। एंड सी का ऑप्शन जो है वो टोटली सेफ है ही इसमें। तो इसमें आगे जाना मुझे लगता है कि टाइम को जानबूझ करके खराब करना होगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर सिक्योर को सेफ कह करके अगले पॉइंट पर मैं चलता हूँ। एंड ये हो गया आपका सेफ, सिक्योर का सेफ हो गया। एंड देन इसके बाद है टिरनी। तो ये जो टिरनी है, ये टिरनी क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। वन इज मिसरूल एंड वन इज पावर एंड सी इज मैडनेस एंड डी इज क्रूअलिटी। तो अब जो टिरनी है ये हमको समझना पड़ेगा। मिसरूल का मतलब तो नॉट गुड रूल या डर्टी रूल या बैड रूल या गलत प्रकार का रूल, ये हो गया मिस रूल, है ना।
एंड मैडनेस, मैडनेस ऑल्सो, मैड प्लस नेस यानी द स्टेट ऑफ बीइंग मैड, पागलपन, पावर का मतलब ताकत हो गया, एंड क्रूअलिटी का मतलब क्रूरता से हो गया। तो अब हमें देखना चाहिए कि क्या इनमें से हम टिरनी से लगा पा रहे हैं, और अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए क्या टिरनी का मीनिंग हम जानते हैं। तो अगर हम टिरनी का मीनिंग नहीं जानते तो फिर हम कैसे जानेंगे। तो टिरनी का मीनिंग अगर हम जाने तो जहाँ तिर जो वर्ड होता है तिर, या तो ये जो टिरनी है वो एक तरह के टायरेंट वर्ड से आई है ना। तो जहाँ भी, हालांकि TYRAN जहाँ भी है वहाँ क्रूरता से ही संबंधित कुछ न कुछ होगा। तो इसलिए टिरनी जो वर्ड है वो टायरेंट से आया है, और टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल मास्टर, यानी कि बहुत बुरा मालिक या बहुत निर्दयी क्रूर मालिक। तो जब टिरनी एक्चुअली NY ये किसी शासन की स्टेट के लिए, स्टेट ऑफ रूल के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए टिरनी का मतलब हो जाता है रूल ऑफ टायरेंट। रूल ऑफ टायरेंट मतलब दुष्ट प्रकार का जो शासक है या क्रूअल जो शासक या मालिक है उसका रूल हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ क्रूअल्टी जो वर्ड है वो किसको मतलब किसके मीनिंग से मैच करती है, वो टिरनी यानी कि क्रूरता और दुष्टता के मीनिंग से मैच करती है। इसलिए टिरनी का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी क्रूअल्टी। टिरनी मतलब दैट विल बी मीन्स टिरनी इज ऑप्शन D इज द राइट आंसर, क्रूअल्टी विल बी इट्स सिनोनिम। अब बात करते हैं ऑब्लिगेटरी। 13 वर्ड है ऑब्लिगेटरी, राइट। तो ऑब्लिगेटरी के भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 इज A यूजफुल, B इज रिक्वायर्ड, एंड C इज स्टबन, एंड D इज अग्रीएबल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजफुल का मीनिंग क्या है। यूजफुल का मतलब फुल ऑफ यूज, जिसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम आता हो, दैट इज़ यूजफुल। एंड देन उसके बाद क्या है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड तो रिक्वायर मतलब होता है नीड, तो रिक्वायर्ड का अगर आप कहेंगे तो दैट इज नीडेड। एंड स्टबन, स्टबन का मतलब होता है स्टब, अनस्टबन, स्टबन मतलब हठी और जिद्दी से इसका मीनिंग होता है। एंड अग्रीएबल, अग्रीएबल मतलब हु इज इन द स्टेट और टू हु वांट्स टू बी अग्री इन द स्टेट ऑफ बीइंग अग्री, वो अग्रीएबल है। एंड दैट कैन बी और वन हु कैन बी मेड टू अग्री, जिसको अग्री किया जा सके वो अग्रीएबल है। तो इस तरह से ये चारों के लगभग हमने मीनिंग समझे। तो इसको हमें देखना चाहिए कि ऑब्लिगेटरी से कौन जोड़ रहा है इसको। तो ऑब्लिगेटरी का फिर मीनिंग पता होना चाहिए हमको। तो ऑब्लिगेटरी का जो मीनिंग है वो ऑब्लिगेट वर्ड से आया है, OBLIGAT से आया है। इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बाइंडिंग इन लॉ। बाइंडिंग इन लॉ मतलब कानून से बंधा हुआ, कानून से बांधा हुआ। तो ये जो है ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेट से ये बना है वर्ड ऑब्लिगेटरी। और एक वर्ड होता है ऑब्लाइज होता है। तो ऑब्लाइज का मतलब होता है टू बाइंड अप। तो बाइंड अप से क्या बना, मतलब ऑब्लाइज से ऑब्लिगेटरी बना, ऑब्लिगेट बना, ऑब्लिगेट से ऑब्लिगेटरी बना। तो ऑब्लिगेटरी मतलब ये इसने एक एडजेक्टिव की शेप या एडजेक्टिव की फॉर्म ले ली। तो इस तरह से ये इसका मतलब जो मीनिंग है वो किससे क्लियर होता है। इसका मीनिंग तब स्टबन से क्लियर नहीं होता, अग्रीएबल से भी क्लियर नहीं होता, यूजफुल से भी नहीं क्लियर होता। तो रिक्वायर्ड जो है वो नीडेड, रिक्वायर्ड, नीडेड और रिक्वायर्ड किससे बना है, मतलब ये भी एक तरह का समथिंग इज रिक्वायर्ड। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वही चीज़ पूरा करेगी। तो इसलिए आई एम सॉरी मैंने इस तरह से किया, लेकिन अब मैं एक जगह देखते रहने से ये चीज़ होने लगती है, आई एम सॉरी। तो रिक्वायर्ड इसलिए ऑब्लिगेटरी का जो सही सिनोनिम है, इसलिए तो वो क्या है रिक्वायर्ड है। तो हम अब आगे चलते हैं। 13th को हमने देखा एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इन केस अगर समझ में नहीं आ रहा है एंड यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो कभी कभी आप लोग
हालांकि मैं जानता हूँ कि हमेशा कमेंट करना और कमेंट करके बताना यूज़फुल नहीं होता है। कई बार ये होता है कि क्या कमेंट करना है वो बात तो लगभग टीचर्स को पता ही होती है, तो उस तरह से आपकी बात भी लगभग सही होगी, लेकिन फिर भी अगर एक डायलॉग होता रहता है तो देन इट इज़ बेटर। तो इसलिए अब हमारे पास थर्ड तो हमने कर लिया। थर्ड का ऑप्शन था ऑब्लिगेटरी वर्ड था, ऑब्लिगेटरी का ऑप्शन था रिक्वायर्ड। अब हमारे पास कॉन्सर 14th वर्ड है कॉन्सर। तो कॉन्सर का क्या है, कॉन्सर क्या होता है एंड कॉन्सर के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास कॉन्सर के 4 ऑप्शंस हैं। वन इज इग्नोरेंट एंड वन इज इंटरप्रेटर, वन इज डिलिंक्वेंट एंड वन इज लव ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर देखिए ये अभी जब कमेमोरेट में जो वर्ड आया था तो वहाँ पर क्या आया था, वहाँ पर कॉम वर्ड आया था। तो ये जो कॉम है, कौन है, इसमें कौन आ रहा है, तो कौन है, कॉम है, इनके सबके एक दोनों के ही एक जैसे मीनिंग होते हैं। तो जहाँ में म आ जाता है, प ब म आ जाता है, वहाँ कॉम आ जाता है। और जहाँ पर प ब म के अलावा दूसरे लेटर्स आते हैं वहाँ पर यह कौन हो जाता है। जैसे इंग्लिश में मैंने प्रोनाउंसिएशन की क्लास में या कभी भी फ्लुएंसी की बात करता हूँ तो उसमें मैंने यही बताया है कि जहाँ भी प ब म से पहले न आ जाता है तो न को म पढ़ते हैं। तो वही रूल यहाँ भी काम कर रहा है, यानी प ब म से पहले कौन आएगा तो उसको कौन की जगह कॉम पढ़ा जाएगा, और अगर कोई दूसरा शब्द आएगा तो उसको कौन पढ़ा जाएगा। कौन का मतलब होता है टुगेदर विद। तो इस तरह से जो कॉन्सर वर्ड है वो कॉन्सर वर्ड नौसर वर्ड से बना है, GNOSCERE। ये जो है नौसर या नौस्कियर या नौसर, ऐसा कुछ भी प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है, और किस लैंग्वेज का है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी शब्द से ये बना हुआ है जिसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज। मतलब नौसर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज करना। तो इसलिए जो रिकॉग्नाइज है वो किससे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे आप, रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब किसी की चीज़ के विषय में जानते होंगे, उसको एक्सप्लेन कर सकते होंगे। तो या इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्रेटर का मीनिंग क्या है, उसका भी मीनिंग इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना है, और इंटरप्रेटर मतलब एक्सप्लेन करने वाला है। कॉनस यहाँ पर जो मीनिंग हम मानेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करना, रिकॉग्नाइज करना मतलब इंटरप्रेट करना ही है, क्योंकि लॉ को कौन जो है रिकॉग्नाइज करता है, बनाता पार्लियामेंट है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसलिए तो कॉन्सर, तो कॉन्सर का मतलब क्या है, उसमें UR लास्ट में आ रहा है तो मतलब कॉन्सर हो गया रिकॉग्नाइज करने वाला। इधर इंटरप्रेटर इधर कॉन्सर, दोनों एक जैसे वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग इंटरप्रेट करने जैसा ही है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ये सिनोनिम हो गए। कॉन्सर, कॉन्सर का जो सिनोनिम है दैट इज इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर। कॉन्सर का जो मीनिंग है दैट इज इंटरप्रेटर, दोनों का मतलब एक ही मीनिंग हो रहा है, तो इसलिए। नेक्स्ट इज इम्पीटस, impetuous, I'm sorry, not impetus, impetuous, this is impetuous, IMPATUOUS, impetuous ये मीनिंग है। एंड impetuous का मतलब होता है, क्या मतलब होता है impetuous का, impetuous का मतलब हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं, एक तो है वायलेंट, दूसरा है रिसोर्सफुल, तीसरा है प्लीजिंग एंड फोर्थ वन इज रैश। तो यहाँ जो वायलेंट है इनके मीनिंग्स को देखेंगे तो वायलेंट, वायलेंट का तो मतलब लड़ाई झगड़े से होता है, जो फाइट वाइट करना चाहता है उससे होता है, रूल्स जो तोड़ना चाहता है उससे होता है। एंड रिसोर्सफुल का मतलब है कि माइंडफुल एंड नॉलेजबल, उसको हम रिसोर्सफुल कहते हैं, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें उसको हम रिसोर्सफुल कहते हैं। एंड प्लीजिंग, प्लीजिंग का मतलब है कि हैविंग प्लेजेंट आइडियाज़,
और कॉजिंग समथिंग हैप्पीनेस तो उसको हम प्लीजिंग कहेंगे, यानी खुशी देने वाला या खुशी देना या खुशनुमा, तो उसको और रैश, तो रैश का मतलब होता है यहाँ पर फास्ट, तो ब्रिंग स्पीड, फास्ट या फास्टनेस, ये होता है रैश का मतलब। तो ये जो इम्पेचुअस है, ये इस इम्पेचुअस का भी मतलब क्या होता है, इस इम्पेचुअस का भी मतलब होता है फास्टनेस। तो इसलिए यहाँ वायलेंट, प्लीजिंग और रिसोर्सफुल तीनों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इम्पेचुअस मतलब फास्टनेस से रिलेटेड है, एंड रैश भी क्या है, ये भी फास्टनेस से ही रिलेटेड है। इसलिए इसका जो मीनिंग है 15th का इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी, एंड दैट विल बी रैश। वेल, नेक्स्ट वर्ड इज 16th, 55 मिनट्स हो गए हैं इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड इज 15th तो हमने किया ही था, 16th, नेक्स्ट वर्ड इज 16th। 16th इज नेब्यूलस। तो जो नेब्यूलस वर्ड है ये किससे बना हुआ है, पहले तो ये देखिए कि इनके मीनिंग्स ऑप्शंस क्या है। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है ए टाइनी, दूसरा है वेग, तीसरा है इनसिग्निफिकेंट, एंड चौथा है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। तो ये देखना होगा हमको कि ये जो नेब्यूलस, नेब्यूलस में ये देखना होगा हमको कि एक तो ये है टाइनी, तो टाइनी का मतलब क्या है, टाइनी का मतलब है स्मॉल, वेरी स्मॉल, राइट। एंड वेग, वेग का मतलब है नॉट क्लियर, जो कोई चीज़ क्लियर नहीं है वो क्या है, वेग है। जैसे दिन में हम जब कोहरा होता है तो कोहरे में हम कोई चीज़ साफ नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या है, वेग है। इसी तरह से जब शीशे पर, मिरर पर डस्ट होती है और हम अपना फेस देखना चाहें तो नहीं देख पाते, तो मिरर कैसा है, वेग है। तो मतलब समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर एंड क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल इन सीइंग, इन लुकिंग इनटू मिरर और सच, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेग कहते हैं। इसी तरह से इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इन मतलब नॉट, एंड सिग्निफिकेंट मीन्स सिग्निफिकेंट, तो इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड इसी तरह से इनएडिक्वेट वर्ड हो जाता है। इनएडिक्वेट में इन का मतलब होता है नॉट, एंड एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट। तो इनएडिक्वेट का मतलब क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट का मतलब हो जाएगा नॉट सफिशिएंट। अब बात करते हैं हम कि क्या इनमें से अभी हमारी समझ में आया कि क्या सिनोनिम हो सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो हमें फिर अब नेब्यूलस का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेब्यूलस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी नेब्यूलस ही है, आप बेधड़क इसको नेब्यूलस ही बोलें और बिल्कुल बिना डाउट के बोले, क्योंकि जो भी वर्ड्स हैं, मैं जब भी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मातृभाषा तो ये है नहीं, लेकिन बहुत ही 1% ही मिस्टेक होगी कभी, अदरवाइज 99% मेरा जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो मेरा सही होगा। मैंने हमेशा कभी भी कोई भी वर्ड अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड किया है तो पहले उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन नोट किया है और उसकी प्रैक्टिस की है, तभी मैंने उस वर्ड को प्रोनाउंस किया है, तो फिर मुझे उसकी आदत पड़ जाती है वर्ड की। इसलिए यूजुअली जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं सभी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी डिक्शनरी वाला वो नहीं बोला है जो कई बार जो डिक्शनरीज में गलत भी प्रोनाउंसिएशंस दिए होते हैं। जैसे अब किसी का नाम तो नहीं लूँगा डिक्शनरी का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये जाता है, कहीं से भी कहीं वीडियो पहुंच जाता है, लेकिन हैं जो हिंदी में लिखती हैं प्रोनाउंसिएशंस, यूजुअली वो प्रोनाउंसिएशंस गलत होते हैं। तो मैंने आरपी जो ऑक्सफोर्ड से प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसी डिक्शनरी से मैंने सारे प्रोनाउंसिएशंस लेता हूँ। तो नेब्यूलस है, मतलब नेब्यूलस अब जहाँ OUS हो जाता है तो वो एडजेक्टिव की स्टेट को दिखाने लगता है, तो ये इसका मतलब एडजेक्टिव है, ये तो बात क्लियर है। उसके बाद है नेब्यूल। नेब्यूल का मतलब क्या होता है, तो नेब्यूल का मतलब होता है आपका धुंध, कोहरा, मिस्ट, क्लाउडी, ये मतलब होता है नेबुल का मतलब क्लाउड।
और नेबुलस हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्लाउडी। तो ये जो मिस्ट है, फॉग है, इससे क्या पैदा होता है? इससे पैदा होती है धुंध, इससे पैदा होती है नॉट क्लियरिटी, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, है ना। तो इससे ऑब्स्टकल पैदा होता है, ऑब्स्टकल होता है, मतलब रास्ते जो है या जो दृश्य है वो ऑब्स्टकल पैदा करता है देखने में। तो मतलब धुंधलापन होता है और मतलब साफ सफाई नहीं होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम किससे मैच करता है? वेग। वेग क्या करता है? वेग जो है दृश्यता में क्या लाता है? धुंधलापन लाता है। तो इसलिए जो हमारे दृश्य है उसकी क्लैरिटी को ये खत्म करता है, धुंधला बनाता है। तो इसलिए नेबुलस का जो सिनोनिम है दैट इज वेग। देखिए रॉथ, WRATH, रॉथ, रॉथ इज द वर्ड एंड रॉथ का जो मतलब मीनिंग होता है वो अगर मैं बता दूंगा तो सीधा सीधा सा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए देखिए जेलसी का मतलब भी देख लीजिए, हेटरेड, वायलेंस, लगभग सभी कॉमन वर्ड है। तो इसलिए मैं रॉथ का मीनिंग बता देता हूँ। रॉथ का मतलब होता है एंगर, रॉथ का मतलब होता है एंगर। तो एंगर यहाँ क्या है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एंगर। तो इसलिए अगर हमको अब यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि यदि हमको जो वर्ड्स दिए गए हैं, जिस वर्ड को दिया गया है जिसका सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है, कम से कम आज ये पहली एक्सरसाइज है आपकी, तो इस एक्सरसाइज में हमको ये पता होना चाहिए कि जिस वर्ड का सिनोनिम हमको फाइंड आउट करना है उस वर्ड का मीनिंग हमको पहले कम से कम पता होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो फिर हम किसी तरह से तोड़ फोड़ करके उसके मीनिंग तक समझने की पहुंचने की हमारी योग्यता होनी चाहिए। जैसे नेबुलस में हम पहुंचे कि OUS को अलग हटा दीजिए, तो नेबुल का मतलब मिस्ट होता है, फॉग होता है ना। तो इसी तरह से हम और शब्दों के पास पहुंचे। तो इसी तरह से हमको या तो तोड़ फोड़ करके हम पहुंच जाएं। D5 में भी हम इसी तरह से पहुंचे, और भी कई वर्ड हैं, D5 है उसमें हम पहुंचे। डिस्पैरिटी का भी लगभग मीनिंग हमने इसी तरह से निकाला था। तो इसी तरह से या तो हम पहुंच जाए या फिर हमको पहले से मीनिंग वो लर्न होना चाहिए, तभी हम सही ऑप्शंस उसके ढूंढ पाएंगे। तो सही मीनिंग्स को लर्न करने की कोशिश करें। और जिस तरह से मैं आपको एक एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस तरह से इन एक्सरसाइजेस को भी समझने की कोशिश करें। इसमें मैं आपको रूट वर्ड्स के सहारे में आपको ये वर्ड्स आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और इसकी एक्सरसाइज में कराता चला जाऊंगा आपको। देन अभी हमने 17th वर्ड किया, 1 घंटा 2 मिनट हो चुका है। 17th वर्ड है, अभी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे इसको। तो मुझे लगता है कि बस होने वाली है एक्सरसाइज। ABANDON, नेक्स्ट वर्ड इज अबेंडन। तो अबेंडन के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अबेंडन का मतलब एक तो अबस्कॉन्ड, मतलब ऑप्शन जो दिया गया है मीनिंग नहीं है इसका। एक तो है अबस्कॉन्ड, दूसरा है बी ऑप्शन डिसकंटिन्यू, तीसरा सी ऑप्शन निगलेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी है कंडेंस। तो यहाँ पर देखिए अबस्कॉन्ड का मतलब क्या होता है? अबस्कॉन्ड का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम अरीना, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, और रन अवे फ्रॉम जेल, किसी जगह से भाग जाना अबस्कॉन्ड होता है। एंड डिसकंटिन्यू मतलब यू स्टॉप डूइंग समथिंग, यू स्टॉप ओनिंग समथिंग, यू स्टॉप फाइंडिंग समथिंग, और यू स्टॉप मेकिंग एन एफर्ट। तो वो सब क्या है? स्टॉप कर दें किसी चीज़ को तो वहीं क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यू हो जाता है। नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है? नॉट टेक केयर ऑफ समथिंग, व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ समथिंग देन यू नेग्लेक्ट इट। कंडेंस का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को, बड़ी है कोई चीज़ और बड़ी चीज़ को छोटा करके किसी उस छोटी चीज़ में रखना। जैसे कई बार आपने, अब कुछ बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है, तो सभी बच्चों के पास तो हो सकता है ये चीज़, मेरे एग्जाम्पल सच होते हैं। जैसे गांव में कई बार जैकेट बड़ी होती है और थैला छोटा होता है, या हमारा बैग भर गया होता है, तो जब बैग भर गया होता है तो फिर हम उसमें एक जैकेट और रखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या है, सभी को कपड़ों को इधर उधर से दबा के और फिर उसमें उसी में ठूसने की कोशिश, यानी जैकेट को और बाकी चीज़ों को छोटा बना के रखने की कोशिश करते हैं। यूजुअल साइज से उनको छोटा बना करके उसमें रखने की कोशिश करना, उसी को हम कंडेंस करना कहते हैं। तो जिस कोई गैस है और गैस जितने एरिया में फैली हुई है, या एयर है, एयर जितने एरिया में
फैली हुई है उसको कंडेंस करके, यानी कि उसको यूजुअल साइज से, उसका जो यूजुअल साइज है एरिया का, उस साइज को छोटा करके और कम एरिया में उतनी ही एयर को रखने या भरने की कोशिश करना, उसको हम कंडेंस करना वास्तव में कहते हैं। तो अबेंडन, अब ये अबेंडन हमको पता होना चाहिए। डिसकंटिन्यू का मतलब हमने बता ही दिया, अब्सकॉन्ड नेग्लेक्ट भी लगभग बता ही दिया। तो अब हमको अबेंडन का मतलब पता होना चाहिए कि ये जो अबेंडन है, अबेंडन क्या है। तो अबेंडन में देखिए, एक तो ए है, दूसरा बैन है, तीसरा डन है। तो इन तीनों का ही मिलकर के बैन, बैन मतलब क्या है, बैन मतलब किसी के ऊपर बैन लगा देना, है ना। इसमें एक मीनिंग हमको मिलता है बैन लगा देना, ठीक है। तो दैट इज, अब ए आ गया, ए का मतलब होता है नॉट। तो ए के बाद हमने ए और प्लस बैन और फिर प्लस डन। तो डन का मतलब तो यहाँ मुझे एक्चुअली वास्तव में नहीं पता है क्या है, लेकिन इससे हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि ए का मतलब नॉट है और बैन का मतलब बैन करना है और अबैन का मतलब नॉट बैन करना है। तो और डन का मतलब अगर हम DON डन कर दें, DONE डन कर दें, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गिव अप करने से हो जाता है। वैसे अबेंडन का मतलब वास्तव में गिव अप होता है। गिव अप मतलब होता है थ्रो समथिंग फ्रॉम इट्स यूज, या फिर जैसे आपने ये जो अबेंडन वर्ड बहुत बार मैंने लिखा हुआ देखा है। सबसे ज़्यादा जब आप ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारी ऐसी रेलवे की बिल्डिंग्स होती हैं जो खाली पड़ी हुई होती हैं, उन पर अबेंडन्ड लिखा हुआ होता है, अबेंडन्ड। तो अबेंडन्ड का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू कर दिया हो, अब वहाँ जो है गिव अप कर दिए, है ना। अब उन पर कोई बैन नहीं है, अबैन मतलब उन पर कोई बैन नहीं है अब कोई भी, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर की ऑफिस है और उसमें जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में स्टेशन मास्टर की ऑफिस है, तो उस बिल्डिंग में क्या, उसमें तो बैन है, यानी उसमें तो कोई भी नहीं आ जा सकता। लेकिन उस पे से बैन हटा दिया है, यानी उसको बैन हटा दिया है, तो अब उसमें कोई भी आ जा सकता है, मतलब कोई भी कहीं भी कैसे भी घूम सकता है, आ जा सकता है। तो उसको हम अबेंडन कहते हैं, यानी कि उसको गवर्नमेंट ने या उस डिपार्टमेंट ने उसको गिव अप कर दिया है। तो दैट इज अबेंडन। अब डॉन का मतलब आप कह सकते हैं कि उसको डॉन बना दिया है, तो बैन हटा करके उसको डॉन बना दिया है, तो इस तरह से वह अबेंडन हो गया। तो अबेंडन का मतलब गिव अप होता है, गिव अप का मतलब डिसकंटिन्यू ही होता है। तो इसलिए अबेंडन का जो मीनिंग हो जाएगा या सिनोनिम हो जाएगा, दैट विल बी डिसकंटिन्यू, एंड अबेंडन का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज बैशफुल। तो बैशफुल के हमारे पास चार ऑप्शन है। एक तो है विजिलेंट, बी ए विजिलेंट, बी कॉन्फिडेंट, एंड सी शाई, एंड डी होपफुल। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है मतलब वॉचफुल, विजिलेंट मतलब वॉचफुल, एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस, एंड शाई, शाई का मतलब शाई होता है, एंड होपफुल, होपफुल का मतलब फुल ऑफ होप होता है। तो अब ये बैशफुल का मतलब क्या होता है, तो देखिए बैश का मतलब होता है शाई, एंड फुल का मतलब होता है फिल्ड विद। बैश का मतलब होता है, फिर से सुन लीजिए, शाई, बैश मतलब शाई, एंड फुल का मतलब होता है फिल्ड विद। इस तरह से बैशफुल का मतलब हो गया फिल्ड विद शाई। तो सी का मतलब क्या है, शाई, बैशफुल का मतलब क्या है, फिल्ड विद शाई। तो दोनों का मीनिंग एक जैसा हो गया, तो इट मीन्स बैशफुल का जो सिनोनिम है दैट इज शाई। एंड देन 20th वर्ड इज, 20th वर्ड जो है दैट इज गार्नर। तो गार्नर के हमारे पास चार ऑप्शन है। एक तो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है डेकोरेट, तीसरा है प्रिजर्व, मतलब सी प्रिजर्व, एंड डी इज कलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए गार्नर, गार्नर का मतलब ये किससे क्या है, मतलब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट भी जानते ही हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर करना, किसी चीज़, व्यक्ति के साथ कोई चीज़ शेयर करना, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि गिव समथिंग और वो समथिंग टू एवरीवन प्रेजेंट समवेयर, है ना। तो उसको यानी कि बांटना,
डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव, दैट इज डेकोरेट यानी किसी चीज़ को सजाना। एंड प्रिजर्व का मतलब है टू कीप समथिंग सेफ फॉर इट्स फ्यूचर यूज़, यानी फ्यूचर यूज़ के लिए किसी चीज़ को आगे सेफ रखना, दैट इज प्रिजर्व। एंड कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या है? कलेक्ट मीन्स हैव समथिंग एंड पुट समथिंग टुगेदर फॉर फर्दर यूज, तो उसको हम कलेक्ट यानी जोड़ना, जोड़ करके रखना, इकट्ठा करना, पुट थिंग्स टुगेदर, दैट इज कलेक्ट। तो फूल तोड़ना या इस तरह फल चुन करके एक जगह रखना, उसको भी हम क्या कहते हैं? कलेक्ट कहते हैं। चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, दैट इज कलेक्ट। तो गार्नर क्या क्या मतलब? गार्नर का भी मतलब गान से आया है, और गान और गानर का भी मतलब क्या होता है? गानर का भी मतलब कलेक्ट होता है। गानर मतलब होता है वास्तव में गैदर, और ये जो वर्ड है गैदर, और दूसरा अर्न भी है गानर का मतलब। ये वास्तव में जो गानर है वो ग्रैनरी वर्ड से आया हुआ है। ग्रैनरी, ग्रैनरी जो वो होता है जिसमें हम अनाज वगैरह घर में इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम ग्रैनरी कहते हैं। तो उससे ही ये शब्द कहीं ना कहीं आया है। तो इस तरह से गानर का मतलब होता है कलेक्ट करना, एंड गानर का मतलब भी कलेक्ट है, एंड ऑप्शन डी क्या है? वो भी कलेक्ट है। तो इसलिए गार्नर का जो सिनोनिम है दैट इज कलेक्ट हियर, आई नीड टू से। एंड देन इज नेक्स्ट वर्ड, 21st वर्ड इज लेथर्जी, एंड लेथर्जी इसके बाद इसका जो ऑप्शन है दैट इज लैक्सिटी, एंड बी इज इम्पैसिविटी, एंड सेरेनिटी, एंड डी इज लिस्टलेसनेस। तो जो लेथर्जी है, लेथर्जी का वास्तव में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? लेथर्जी का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब नॉट एक्टिव। एंड उसके बाद फिर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में लैक्सिटी है। लैक्सिटी का मतलब होता है वेरी लिटिल केयर, वेरी लिटिल केयर। तो लिटिल केयर और वेरी लिटिल केयर का मतलब क्या है? ना के बराबर केयर। और जब ना के बराबर केयर है तो फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब कैसा है? वो व्यक्ति, किसी में भी अगर लैक्सिटी है, ना के बराबर केयर है या केयर करता है, तो क्या हो गया? दैट इज इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिविटी हो गया। तो इनएक्टिव या इनएक्टिविटी का मतलब किससे है? वो लेथर्जी से है। तो इसलिए क्या हो गया? इम्पैसिविटी पर जाएंगे तो इम्पैसिविटी का मतलब हो गया नॉट पैसिविटी। तो नॉट पैसिविटी का मतलब है एक्टिविटी, तो यहाँ एक्टिविटी हो जाएगा। सेरेनिटी मतलब, सेरीन मतलब शुरू में ही आया था वर्ड, शायद सेरीन कहीं आया था। तो सेरीन का मतलब काम होता है, कहीं वर्ड आया था सेरीन, देखना पड़ेगा मुझे, सेरीन वर्ड कहीं आया था इसी में शायद। तो सेरीन का मतलब काम होता है ना। तो सेरेनिटी का मतलब कामनेस हो जाएगा। तो इसलिए ये वर्ड भी या तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से लिस्टलेसनेस का भी इसी तरह से मतलब होता है। तो मतलब टोटल लैक्सिटी इज द ऑप्शन हियर। लेथर्जी, लेथर्जी का मतलब होता है इनएक्टिव, एंड इनएक्टिव और लैक्सिटी का मतलब होता है वेरी लिटिल केयर और लिटिल केयर। जहाँ भी लिटिल केयर है वो उसका मतलब है कि ना के बराबर केयर। तो इसलिए 21 लेथर्जी का सही जो ऑप्शन है दैट इज ए लैक्सिटी। नेक्स्ट 22nd वर्ड इज वरेट। अब वरेट का मतलब क्या होता है? वरेट का सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ। वरेट का मतलब है, देखिए यहाँ स्कोल्ड है, जज है, डिनाई है, डाउनग्रेड है। तो जज, डिनाई, स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना, डाउनग्रेड मतलब किसी के ग्रेड को डाउन करना, दैट इज डाउनग्रेड। तो वरेट का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। वरेट जो है वो वेरी शब्द से कहीं से बना है, हालांकि उसके विषय में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वरेट मीन्स स्कोल्ड होता है, रिब्यूक होता है, चाइड होता है। तो यहाँ जो इन वर्ड्स से रिलेटेड है वो क्या है? वो स्कोल्ड है। तो वरेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्कोल्ड हो जाएगा। ये वर्ड कैसे पूरा बना है ये मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वरेट का जो सिनोनिम है दैट इज स्कोल्ड, स्कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। एंड देन इज मॉरिबंड। 23 वर्ड इज मॉरिबंड, MORIBUND, मॉरिबंड। तो यहाँ पर स्टैगनेंट, ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है डार्क, डिम, है ना। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड,
किसी चीज़ को जितने की ज़रूरत है और उससे ऊपर जाएगी अगर कोई चीज़, तो वो क्या हो जाएगी, सुपरफ्लुएंट हो जाएगी। ठीक है। एंड स्टैगनेंट, स्टैगनेंट का भी मीनिंग एक जगह रुका हुआ से रिलेटेड होता है, तो वो भी हमारा, यहाँ मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि मॉरिबंड का क्या मतलब, जहाँ भी मॉरी वर्ड आ जाएगा, मॉरी वर्ड जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब है डाई और डेथ। मॉरी मीन्स डाई या फिर टू डाई या फिर नियर डेथ, ऐसे आप कह सकते हैं। जहाँ भी मॉरी वर्ड आ जाएगा वहाँ उसका मतलब, मॉरी का मतलब डेथ से रिलेटेड होगा। तो इसलिए मॉरिबंड का मतलब क्या हो गया, मॉरिबंड का जो सिनोनिम है वो डाइंग से रिलेटेड हो जाएगा, एंड इसलिए मॉरिबंड का सीधा सा सिनोनिम है कि उसका ऑप्शन सी है, डाइंग इज इट्स ऑप्शन। And then 24th question is, and 24th question क्या है, रीबेट। तो रीबेट का मतलब क्या होता है, री प्लस बेट होता है, और बेट का मतलब होता है लेसन। हालांकि बेट मतलब वो फॉडर भी होता है जो मतलब कैचुआ वैचुआ लगा करके कांटे पर और फिर मछली पकड़ने के लिए, वो भी बेट होता है। तो रीबेट यहाँ पर है, बेट का मतलब वास्तव में लेसन भी होता है। तो रीबेट मतलब लेसन अगेन, लेसन अगेन मतलब कि कम और ज़्यादा कम करना, दोबारा से कम करना। तो उसको फिर हम दोबारा से कम करने को यहाँ क्या कहेंगे, उसको हम, और वैसे भी आजकल रिबेट वर्ड बहुत 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 फेमस है, हर कोई व्यक्ति रिबेट की बात करता है। किसी से कहिए कि आप आ जाइए हमारे पास पढ़ने, तो वो पूछेगा क्या रिबेट मिलेगा फीस में, या इस तरह से आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो भी किस लिए कर रहे हैं, रिबेट के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो रिबेट का मतलब सीधा सा होता है डिस्काउंट, जो कि ऑप्शन क्या है, डी है। एंड देन इज 25th वर्ड बेमौन, और बेमौन जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, बी प्लस मौन, यानी मौन का मतलब होता है लमेंट, वीप, क्राई। तो इसलिए बेमौन, बेमौन मीन्स ऑल्सो वीप, लमेंट, क्राई, ये हो जाएगा। देखिए डिनाउंस, सूद एंड लाउड, ये तीनों ही वर्ड, ये भी कॉमन वर्ड है। डिनाउंस का मतलब होता है कि हेट करना किसी से, सूद का मतलब होता है किसी को कोई उपचार जैसी कोई चीज़ देना, किसी को ट्रीटमेंट देना, दैट इज सूद। एंड लाउड मतलब किसी से हेट करना। लेकिन यहाँ लमेंट, लमेंट मतलब रोना होता है। तो बेमौन जहाँ भी, मौन जहाँ भी होगा वहाँ पर लमेंट मीन्स वीप होगा। तो इसलिए बेमौन का मतलब किससे, बी प्लस मौन से है। बी मौन मीन्स बिकम मौन, बिकम मौन मतलब वीप। तो इसलिए इसका जो सिनोनिम है दैट इज लमेंट। एंड दिस इज 1 hour and 17 minutes। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वंस आई यॉन्ड, यानी मैंने उबासी ली, उसके लिए आप सभी बच्चों से माफ़ी चाहता हूँ। और माफ़ी का मतलब ये नहीं है मैंने कोई पाप किया है, बट इसलिए कि आपके उत्साह में मेरा काम आपको पढ़ाना है, और आपकी पढ़ाई में मेरी तरफ से आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। एक टीचर को बासी आना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी भी इस विषय पर चाहता हूँ। एंड इसके बाद लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं आपका सेवक हूँ, ये मेरे संस्कार हैं जिसकी वजह से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आप लोगों में कहीं भी कुछ इस तरह की भावना भी नहीं आनी चाहिए कि मैं आप लोगों से सब्सक्राइब करने या आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सब वॉच करने और इस तरह से मैं पोलाइट होने के लिए आपसे कर रहा हूँ। मेरी तरफ से देखें ना देखें, माई वर्क और माई जॉब इज़ टू टीच यू टू रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड टू मेक देम अवेलेबल टू यू। आपका काम है कि देखना है कि नहीं देखना है, उसको प्रमोट करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सब आपका काम है। मैं मेरा काम करता हूँ, और इसीलिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी कि मुझे इस तरह से उबासी बीच में नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन उसमें मैंने उबासी आ गई मुझे, मीन्स आई यॉन्ड। सो आई एम वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड crack your every exam, that whatever you or whichever you attend your exam, crack it. I hope so. Thank you, bye bye, good night.